औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, महाराष्ट्र के सदर और वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर गफ्फार क़ादरी साहब, ज़िले शोलापुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब फारूक शाब्दी साहब, शोलापुर के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान, ज़िम्मेदारान, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इजलास में शिरकत की। और जैसा कि जनाब फारूक साहब ने बताया कि ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इजाज़त दी गई, सिर्फ इस हॉल में हमको अपनी मीटिंग करने का परमिशन, इजाज़त दी गई। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब जलसा होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो जैसा हम हमेशा खुले मैदान में या स्टेडियम में करते उसी तरह एक जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। अब इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से जो परमिशन दिया गया, मैं पहले से वक्त दे चुका था फारूक साहब को कि मैं शोलापुर आ जाऊंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ सका। आपने अभी सुना कि इम्तियाज़ जलील साहब ने, डॉक्टर गफ्फार क़ादरी साहब ने और जनाब फारूक साहब ने तमाम अहम बातों का जिक्र आपके सामने किया। और अभी इम्तियाज़ जलील साहब ने आपको बताया कि 11 दिसंबर के दिन इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए और महाराष्ट्र में वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह प्रोग्राम बनाया कि हम चलो मुंबई का एक ऐलान किए, जो 27 नवंबर को होना था, मगर हुकूमत की तरफ से हमको इजाज़तनामा नहीं दिया गया और हमारी दरख्वास्त को ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि कोविड है, फलां है। मगर हमने ये तय किया कि इंशाअल्लाह ताला अब 11 दिसंबर को ये चलो मुंबई का प्रोग्राम होगा, जिसका मकसद एक ही है कि महाराष्ट्र में जो मुसलमानों में जो 50 बिरादरियां हैं उनको रिजर्वेशन मिले और महाराष्ट्र में जो वक्फ की जायदादें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उसका सही इस्तेमाल हो सके। ये दो अहम पॉइंट्स पर ये एहतजाजी प्रोग्राम और ये चलो मुंबई का ऐलान किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जब असेंबली के इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त भी मुझे आने का मौका मिला और जनाब फारूक साहब की इंतखाबी मुहिम में मैं यहां पर आया था। आपको याद होगा कि पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जबान पर, उनके कायदीन की जबान पर एक ही जुमला था कि मजलिस को वोट मत दो, मजलिस को वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की कामयाबी होगी। ये आपने सुना था या नहीं सुना था? और हर महाराष्ट्र में पूरा एक मंसूबाबंद तरीके से
ये दोनों कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये औले जौलों की जोड़ी पूरे महाराष्ट्र में सब जगह यही जाते थे। जहां पर मुसलमानों के इलाकों में जाते वहां पर यह बात जरूर कहते कि मंजलिस को वोट मत दो, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी को फायदा होगा। और बाज हमारे मासूम मुसलमान भी थे, आज भी हैं, जो इनके झूठ को यकीन कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हां, बीजेपी और शिवसेना को रोकना है और इसीलिए मंजलिस को वोट नहीं देंगे। और उसका नतीजा हुआ भी। शोलापुर में हमारे बाज मुसलमान भाइयों ने इस झूठ को सच समझा और उस रिवायत को बरकरार रखा उन मुसलमानों ने कि पिछले 60 साल से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मुल्क के मुसलमानों से हमेशा जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उन्होंने मुसलमानों को सबसे बड़ा धोखा दिया। इलेक्शन तो हो गया, नतीजा भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा मुतमईन हूं कि मंजलिस के उम्मीदवार ने यह कहकर शोलापुर की आवाम का दिल दोबारा जीत लिया कि आपने मुझे इतनी हजारों की तादाद में वोट देकर मुझे खरीद लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बात है कि किसी एक सियासी पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी नहीं होती है, मगर वो आपकी वोट और आपकी मेहनत और दुआओं का इस तरह से पूरे इखलास और खुलूस के साथ शुक्रिया अदा करता है और न सिर्फ जबान से इस बात का इकरार किया, बल्कि मैंने बहुत ही कम ऐसे सियासी जिम्मेदारों को देखा जो इलेक्शन में शिकस्त के बावजूद भी आवाम के दरमियान में रहते और आवाम का काम करते रहते हैं, जिसमें काबिल जिक्र हमारे फारूक शाब्दी साहब हैं। अल्लाह उनके इस जज्बे को सलामत रखे। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने बार बार सिर्फ यही कहा था, असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है और बीजेपी शिवसेना को वोट मत दो वरना मोदी आ जाएगा। यानी हमको बी टीम बना दिए, इल्जाम तो लगाए, मगर जब इलेक्शन का नतीजा निकला तो अचानक ये तमाम के तमाम एक जगह जमा होकर बोले, अरे हम और तुम तो एक है ना, हम और तुम तो एक है। एक का नाम राहुल है, एक का नाम पवार है, एक का नाम ठाकरे, अपन एक है, एक हो जाएंगे। एक हो गए। और मैं तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था कि देखो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता वो रिश्ता है जिसको रब्बे कायनात ने कलमे की बुनियाद पर जोड़ा, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मगर तुमने मेरे पैगाम को नहीं समझा, अगयारों ने एक होकर तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा मारा। वो एक हो गए। क्यों एक हुए? इख्तिदार हासिल करना था, ताकत हासिल करना था। और वो मुसलमान जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के झूठ का शिकार हो गया, मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताओ तुम्हारे पास मेरे इस सवाल का क्या जवाब है? बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब है? क्या तुम जवाब दे पाओगे? क्या तुम अपने जमीर को जवाब दे पाओगे? क्या तुम अपने आप से मुतमईन हो कि जिसका तुमने साथ दिया वो शिवसेना को महाराष्ट्र के इख्तिदार की कुर्सी पर लाकर बिठा दिया? क्या शिवसेना सेकुलर पार्टी नहीं है? शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की तरह एक कम्युनल पार्टी है, थी और रहेगी हमेशा। शिवसेना कोई सेकुलर पार्टी नहीं है। और ये सेकुलरिज्म के गुलाम जिनके दुम छल्ले बनकर फिरते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के और कांग्रेस के, तुम सर्टिफिकेट दोगे कि कौन सेकुलर कौन कम्युनल है? इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि इन्हीं की सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। ना मंजलिस को जरूरत है, ना मुसलमानों को जरूरत है, ना दलितों को जरूरत है, ना हर उस सेकुलर जहन रखने वाले शख्स को जरूरत है।
कौन है ये लोग कि इनके साथ आ जाएगा तो सेकुलर और इनके साथ नहीं आएगा तो कम्युनल? अरे तुम क्या दुकान चला रहे हो कोई नोटरी की कोर्ट के सामने कि तुम स्टैंप मार के दोगे तो सेकुलर हो जाएगा? शिवसेना के सेकुलर है? बताओ शरद पवार साहब, बताओ राहुल गांधी, क्या शिवसेना सेकुलर है? और तुम सारी दुनिया के सामने जाके कहते हो कि मंजलिस को वोट मत दो। क्या तुम भूल गए 92 में क्या हुआ था मुंबई की सड़कों पर? क्या तुम भूल गए श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को? क्या तुम भूल गए उन तमाम नफरत भरी तकारीर को? बयान करना शुरू करूं मैं, एक एक चीज, एक एक जुमला याद है, मगर ये लोग अपने इख्तिदार को बचाने के लिए, अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। अच्छा, तरफ तमाशा तो ये है, राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले अजीत पवार 48 घंटे के दूल्हे भी बन गए थे। 48 घंटे का कोई दूल्हा बनता है? अजीत पवार और फडणवीस मिलकर शादी कर लिए। अब इसमें दुल्हन कौन थी नहीं मालूम, पवार साहब बताएंगे। हम तो दूल्हे भाई हमेशा के लिए, हमको नहीं मालूम। 48 घंटे के लिए अचानक सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, तू मुख्यमंत्री मैं डिप्टी, और फिर पूरे फाइल गायब, पूरी फाइल गायब, और फिर बाद में सेकुलर हो आते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो गंदा है फडणवीस, बीजेपी है। और फिर उद्धव ठाकरे को बोलते नहीं नहीं, ये दूध का धुलावा है, शिवसेना अच्छी है। अब जाके कोई पूछेगा इनसे, जवाब दो, ये क्या ड्रामा किया तुमने? अगर कोई मुसलमान राष्ट्रवादी कांग्रेस का निकलकर किसी और पार्टी में आ जाता, मिसाल के तौर पर मंजलिस में आ जाता है, तो उसको बोलेंगे ये गद्दार है, निकाल के फेंकेंगे उसको, पुलिस पीछे लगा देंगे। नहीं, ये कैसा आ रहा है, मंजलिस में कैसे दाखिल हो रहा है? मगर आपके घर वाला जाकर बीजेपी को सपोर्ट करता है तो कुछ नहीं होता। ये क्यों बता रहा हूं कि आपको समझना है, महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझाने के लिए, महाराष्ट्र के सेकुलर जहन रखने वाले लोगों को समझाने के लिए। हर बात पे कहते हैं मजबूरी है, कहे की मजबूरी बताओ मेरे को, कहे की मजबूरी है? यानी हम सब भूल जाएं और तुम जो फैसला करोगे हम गुलामों की तरह, कैदियों की तरह तुम्हारे में हाँ मिलाते रहे। शिवसेना को तुमने सेकुलर बना दिया और मंजलिस को तुमने कम्युनल कह दिया। क्या इनका मामला है? और ये तीनों की, ये 3-1 की सरकार, 3-3 मिल के सरकार चला रहे हैं और फिर बोल रहे नहीं सेकुलरिज्म को बचाना है। कौन सा सेकुलरिज्म बचाएंगे? क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने असेंबली में खड़े होकर नहीं कहा था, इम्तियाज साहब अभी हालिया दिनों में कहा था ना, मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में, मुख्यमंत्री है। बताओ कांग्रेसियों, राष्ट्रवादियों, तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारा ताईद का एक चीफ मिनिस्टर खड़े होकर कहता है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। याद करो मुसलमानों, जब मैं तुमसे कह रहा था, याद करो मैं जब तुमसे पुकार कर कह रहा था, तुमसे भीख मांग रहा था और आज भी मांग रहा हूं कि अब तुम इन पर भरोसा मत करो, अपने आप पर करो, अल्लाह पर करो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। और आपका मामला यह है कि हमारी तकरीर सुन लिए, थाली मार लिए, आंख में 2 खतरे आंसू के आ गए, आपने मुझ पर खैरात बरसा दी और घर को जाकर नहीं अब सुबह में देखेंगे। नहीं, बदलना है। इनको पहचानो, आप इनको पहचानो, अपने इख्तिदार के लिए, अपनी सत्ता के लिए
अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए, अपने करप्शन के स्कैंडल्स को छुपाने के लिए इन्होंने सेकुलरिज्म को खत्म नहीं बल्कि दफना दिया। महाराष्ट्र में दफना दिया सेकुलरिज्म को कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने। अब क्या बोलेंगे? नहीं, मोदी को रोकना है। मेरे दोस्त, कब से फर्क पैदा हो गया बीजेपी शिवसेना में? कब से फर्क पैदा हो गया? मगर ये लोग आकर हमारे जहनों को कैप्चर करके बैठे। मुसलमानों को बोलेंगे नहीं, क्या करें? अरे क्या करना है? तुम इख्तिदार से दूर रहो, कराओ इलेक्शन दोबारा, इतना दौलत तुम्हारे पास है ना। मगर नहीं, हमारे जज्बात का मजाक उड़ाया गया, सेकुलरिज्म को दफना दिया गया। और सेकुलरिज्म की खबर पर ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी उद्धव ठाकरे अपने इख्तिदार का महल बनाकर यहां पर महाराष्ट्र में हुकूमत कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताओ क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी भूल गई? भूल गए वो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन? अब बात ही नहीं करते, कोई बात ही नहीं करता। बात करते हैं तो वन काड़े की, उन्हें मुसलमान है नहीं है। अरे ये मुसलमान को जो रिजर्वेशन होना उसका क्या? और क्यों होना मुसलमान को रिजर्वेशन? आपके पास कितने लोगों के पास जेब में कलम है? कितनों के पास नहीं है? हाथ उठाओ। यही परेशानी है मुसलमानों से। कलम रखो जेब में, ये कलम रखो, लिखो, याद रखो इन चीजों को। अब आप किसी को फोन करें, मेरे को फोन करते, इनका नंबर दो इम्तियाज जेल का, मैं लिखो बोलते, ए कलम ला। अरे कहां रखा कलम? जेब में कलम रखो, ये कलम तुमको जिंदा रखेगा। तलवार जिंदा नहीं रखेगी, कलम जिंदा रखेगा। हम क्यों रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? मैं उद्धव ठाकरे के लिए अब तकरीर करूंगा, यहां से शिवसेना के लिए करूंगा। अब आपको बताना पड़ेगा मेरे इन सवालों का जवाब। क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में नहीं कहा कि महाराष्ट्र में वो मुसलमानों में जो 50 या 55 बिरादरियां, उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता क्योंकि वो समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है? क्या कहा था? नहीं कहा था? कहा था, और कहा कि तालीम में दो। उन्होंने कहा कि नौकरियों में भी दे सकते हैं, मगर नौकरियों का जो रिजर्वेशन है उसका कोटा बढ़ गया, मगर तालीम में दो। आपने क्यों नहीं दिया? क्या कांग्रेस पार्टी जबान बंद करके बैठी है? राष्ट्रवादी कांग्रेस मुंह बंद के बैठी है? ये तुम्हारी मोहब्बत है मुसलमानों से? मगर नहीं, हम क्यों पूछ रहे रिजर्वेशन? अब आप लिख लो इसको या याद रखो, ताकि अगर कोई महल्ले में कोई कांग्रेसी, राष्ट्रवादी या सैनिक आया तो उसको बोला, ये बैठ जरा सुन, मेरी बर्बादी की दास्तान सुन और इसका जवाब दे। मेरे भाई, महाराष्ट्र में 11% मुसलमानों की आबादी। हमारे जर्नलिस्ट हजरात भी साथ है, हमसे, हमारे से बड़ी मोहब्बत है उनको। हमसे भी मोहब्बत थी, मालूम था, मगर हमारी गाड़ी से भी मोहब्बत हो गई। मुबारक हो, दूल्हे की गाड़ी जब आती है तो नाचते हैं लोग। महाराष्ट्र में कितने मुसलमान के पास ग्रेजुएट हैं? खाली 4% मुसलमान ग्रेजुएट हैं महाराष्ट्र में। कितने हमारे हिंदू भाई हैं? 8.9%। माने ओवरऑल महाराष्ट्र में 8.7 ग्रेजुएट हैं, जिसमें से मुसलमान खाली 4.9 और हमारे हिंदू भाई 8.9। क्या ये आर्टिकल 15 और 16 को सेटिस्फाई नहीं करता कि हम इतने हमारे कम ग्रेजुएट हैं? और फिर इसके बाद आप देख लो,
ड्रॉप आउट रेट कितना है मुसलमानों का? ड्रॉप आउट रेट, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मुसलमान प्राइमरी में, अगर 22% मुसलमान प्राइमरी स्कूल में है, मिडिल स्कूल में आते आते खाली 13% हो जाता। कितने? प्राइमरी में 22, तो मिडिल में आते आते 13 हो जाता, और वो मैट्रिक में आते आते खाली 12% हो जाता, और हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट में आते आते वो 7.1% हो जाता, और उसके बाद ग्रेजुएट खाली 4 होते। अब आप सोचो कि आपके घर में आपकी औलाद है, उसको आप प्राइमरी स्कूल में डाल दिए, अब तो को स्कूल खुल रहे हैं, यानी अगर 22% मुसलमान के बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं, तो मिडिल स्कूल में आते आते 13% हो जाता, मैट्रिक में आते आते 12% हो जाता, हाई इंटरमीडिएट में, हायर सेकेंडरी में आते आते 7% हो जाता, ग्रेजुएट होते होते 4% हो जाता। यह सबसे कम है, सबसे कम है। ये नहीं देंगे मेरे को रिजर्वेशन, मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? उनके मुस्तकबिल में नहीं है कि काबिल बने, पढ़े लिखे बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, MBA करे, MCA करे, गवर्नमेंट की नौकरी मिले? मगर नहीं, सेकुलरिज्म को तुमको जिंदा रखना है। तुम सेकुलरिज्म के गुलाम और कैदी बने हुए हो मुसलमानों। क्या मेरे मुकद्दर में यह लिखा है कि मैं सेकुलरिज्म के ट्रेन के स्टेशन पर हमेशा कूली बनकर इन जालिमों का बोझ उठाऊं? क्या तुम अपनी औलाद के मुस्तकबिल का बोझ नहीं उठाओगे? क्या तुम अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं मांगोगे? क्या तुम अपनी बच्चियों के लिए ग्रेजुएशन नहीं मांगोगे? तुम कब तक इन लोगों की गुलामी करोगे? और ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पीठ पे इतने खंजर मारे गए मुसलमानों के कि पीठ पे कोई जगह बाकी नहीं है जहां पे तुम्हारा जख्म ना हो। इतना धोखा दिया गया। इससे खून खौलता है जब यह पढ़ता हूं मैं। तो मेरी जबान का अगर कोई कहता है कि ओवैसी की जबान कड़वी है, तो यह क्या है? फिर मैं घर में जाकर सो जाऊं कि मेरी कौम के बच्चों को स्कूल नहीं है? 22% से स्कूल में दाखिला और ग्रेजुएशन तक सिर्फ 4%। क्या गरीबी मेरा मुकद्दर बना दोगे? क्या गुर्बत मेरी जिंदगी में रहेगा और मेरी औलाद भी रहेगी गुर्बत में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह बर्बादी की दास्तान है महाराष्ट्र के मुसलमानों की। और फिर ये बोलते, आपको यह भी बताना चाहूंगा, यह पूरा डेटा है। मीडिया के लोग अगर ये समझ रहे हैं कहां से लाया, मैं दिमाग से नहीं लाया हूं, पढ़ के लाया हूं। और मैं कोई ऐसा बोलने वाला नहीं हूं, मैं उसकी तरह नहीं हूं जिसने कहा था किसानों को कैनाल में पानी नहीं आया तो जाके मुंह दो, उसको दिमाग नहीं होगा, मेरे को बहुत दिमाग है। अब आप सुनो, पूरे महाराष्ट्र में कितनी जमीनें, एग्रीकल्चर लैंड कितनी है मुसलमानों के पास रूरल एरिया में। और वो मुसलमानों को मैं याद दिला रहा हूं जो उस वक्त असेंबली के इलेक्शन में जो बैंड बाजा की पार्टी बने हुए थे कांग्रेस राष्ट्रवादी के लिए, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, वोट दो वैसी आ जाएगा। अब बोलो, देखो कितनी जमीन तुम्हारे पास है, जिरात की जमीन, एग्रीकल्चर जमीन, देही इलाकों में। मराठाओं के पास, जिनके पास कोई जमीन नहीं है जिरात की, मराठाओं के 8.66% हैं जिनके पास एग्रीकल्चर की कोई जमीन नहीं है। कितने मुसलमानों के पास एग्रीकल्चर की जमीन नहीं है? अच्छा, यहां कोई गांव से आया, कोई गांव में जमीन है तुम्हारी, हाय तो हाथ उठाओ, डरो मत, नहीं डरो। कितने, 1 2 जो गांव में जमीन है जिरात की जमीन, कितने खाली 4 हाथ उठे, वहां 5 6। अब आप, ये सही है ना? फिर 83% महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास रूरल एरिया में, देही इलाकों में कोई ज़राअत की जमीन नहीं है, कोई ज़राअत की जमीन नहीं है। और हमारे मराठा भाइयों के पास 8.66% उनके पास जमीन नहीं है। अच्छा, 2.5 एकड़ जमीन हमारे मराठा भाइयों के पास कितना है? 62.74%। और मुसलमानों के पास 10%। मुबारक हो, सेकुलरिज्म जिंदा है भी।
मुबारक हो तुमको। 62% जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन है उसको रिजर्वेशन देंगे। जिसके पास 10% लोगों के पास 2.5 एकड़ जमीन है उसको नहीं देंगे आप, क्योंकि वो गरीब है, तुम तो दौलतमंद हो, तुम्हारे घरों में तो अरब का तेल निकल रहा है ना। घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है और ये जालिम हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे। और फिर जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, हमारे मराठा भाइयों, 19% मराठा भाइयों के पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर रूरल एरिया में लैंड है। मुसलमानों के पास कितनी 5 एकड़ जमीन कितने लोगों के पास है महाराष्ट्र में? खाली 4.60%। 10 एकड़ 6% मराठाओं के पास है, मुसलमानों के पास कितने? 1.20। और फिर 10 एकड़ के ऊपर कितने मराठाओं के पास जमीन है? 2.70। मुसलमानों के पास 1% भी 10 एकड़ के ऊपर जमीन नहीं है। मुबारक हो आपको मुसलमानों। खास तौर से मुबारक उन लोगों को जो सेक्युलरिज्म के झूठे वादे पर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट देते, बल्कि गुलामी करना उनका मुकद्दर समझते। ये तुम्हारी बर्बादी की दास्तान बयान कर रहा हूं। और फिर इसके बाद आप जाइए, आपकी आमदनी कितनी है मालूम आपको? ये कमेटी बता रही है, कमेटी कह रही है कि सालाना 25,200 जो मुसलमानों की आमदनी है वो सिर्फ 20% है। सालाना 25,200 रुपये, यानी जो 1,200 रुपये महीने कमाता वो महाराष्ट्र में 25% मुसलमान है। और जो 20% है, जो 25,000 से 2,000 और 50,000 के दरमियान में जो कमाता मुसलमान सालाना 12 महीने में, जो 25,200 से 50,400 कमाता वो 41% है मुसलमान। और जो 50,000 से 72,000 जिसकी सालाना आमदनी है वो खाली 20% है मुसलमान। और जो 72,000 से 3,60,000 जो 12 महीने में कमाता वो सिर्फ 17% है। और जो 3,60,000 के ऊपर कमाता वो ओनली 0.36% है। क्या आप खुश हैं इससे? मुझे पूछ बचवा दो, बताइए। क्या आपको शौक नहीं है कि आपकी आमदनी बढ़े, ताकि आप अपने बच्चों की शादी कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके? ये हमारा ड्रॉप आउट रेट क्यों गिरता? 22% पे प्राइमरी है, ग्रेजुएशन में आते आते 4 क्यों होते? जाकर पूछो, हर मुसलमान से कहेगा कि पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर मेरे पास दौलत होती तो पढ़ा देता, बेटी होती तो बोलता नहीं 10th पढ़ ली, अब शादी कराना है 12वीं के बाद। तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सक रहे महाराष्ट्र के मुसलमानों, यह तुम्हारी आमदनी है। आप बताओ, आप क्या खामोश बैठेंगे? आप फिर अंदाजा लगाइए। और फिर अब ये हमारे मराठा भाइयों की आमदनी क्या है ये भी देख लो आप। ये भी नंबर लाया हूं, पूरी तैयारी करके आता हूं हमेशा। ये तो आपको बता दिया मैं। अब देखो हमारे मराठा भाइयों की आमदनी जो सालाना 24,000 कमाते वो 22% है। आप 25,000 जो कमाते हो 20% है। और फिर जो हमारे मराठा भाई 24,000 से 50,000 कमाते वो भी 22% है। 50,000 से 1 लाख जो कमाते सालाना 19% है। जो 1 लाख से 4 लाख कमाते वो 8% है। और जो 4 लाख के ऊपर कमाते वो 0.46% है। चलो देख लो दोनों कौन नीचे है, इसका भी कोई जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा, फिर एक और आपकी बर्बादी की दास्तान। मुसलमानों को अगर बैंक से लोन लेना है, बैंक से लोन मिलना है तो हमको नहीं मिलता, चप्पल घस जाती है हमारी। मिलिया ही नहीं तेरे को, मुबारक। अब किसको वोट देता तू? फिर सेक्युलरिज्म के नाम पे जाता उधर? जाएंगे आप फिर उधर? कितनों को वोट? आप देखो, आप 40% मराठा भाइयों को बैंक से लोन मिलता।
मुसलमानों को बैंक कोऑपरेटिव मिला के खाली 5%, वहां 40%, यहां 5%। कोऑपरेटिव सोसाइटियों में 40% मराठा भाइयों को लोन मिलता, मदद मिलती। हमारे पास क्रेडिट सोसाइटी में 2.6। मुबारक हो, वो गुलामों को मुबारकबाद दे रहा हूं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का भजन मंडली का काम करते हैं। प्राइवेट मनी लेंडर्स, यानी ये जो प्राइवेट मनी देते, खून चूसते, वो 14% मराठा भाइयों को लोन देते और मुसलमानों को 4%। अच्छा, दोस्त अहबाब जो मराठा भाइयों को मदद करते हो 2% और मुसलमानों में 17%। ये डेटा है। आप अभी बताओ आप क्या करेंगे अब आप? इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया कि रिजर्वेशन मुसलमान के लिए जरूरी है महाराष्ट्र के। अच्छा, गुर्बत कितनी है, पॉवर्टी पूरे महाराष्ट्र में रूरल एरिया में 28% मुसलमानों में, देही इलाकों में, शहरी इलाके अर्बन इलाके में 15.6। हमारे हिंदू भाइयों में पॉवर्टी रूरल देही इलाकों में 23.8 और अर्बन इलाकों में 6.9। यहां पर भी हम पीछे हैं ना। नहीं दोगे रिजर्वेशन, किसको देगो फिर? ये हमारा ये रिकॉर्ड आपके सामने इसलिए रख रहा हूं। अब आप सुन लो और एक बर्बादी की दास्तान। मुसलमान जो कच्चे घरों में रहता है वो 67% है महाराष्ट्र में। 67% मुसलमान कच्चे घरों में रहता है। तुम्हारे घर नहीं है और तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो। मुझे उस बात का गुस्सा आता है। मुझे इन गैरों से, इन दुश्मनों से शिकवा नहीं है, मुझे अपने भाइयों से शिकवा है। मुझे वोट मत दो, मगर ये जुल्म को तो खत्म करो, ये नाइंसाफी को तो खत्म करो। मेरा हक तो मुझे दो, मुझे इज्जत की जिंदगी दो और मौत में भी इज्जत दो। मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल दो, मेरे बच्चों को स्कूल दो, मुझे एक मुकाम दो। मैं आसमान से तारे तोड़ने के लाने की बात नहीं कर रहा हूं। ये सब क्या है फिर? मैं कब तक इन घरों में रहूंगा? और आपके पास पक्का घर कितने मुसलमानों के पास? 31%। 31%। और उस घर का भी देख लो मामला क्या है। जो घर बोल रहे थे मुसलमानों के पास 31% घर है। अब आपसे एक सवाल करूंगा और हमारे मीडिया वाले इसका जवाब सुन लेंगे। क्या मुसलमानों के एक घर में 3 लोग नहीं, 3-4 लोग नहीं सोते? कम से कम 3 लोग तो सोते हैं कमरे में, इस्तेमाल करते। जोर से बोलो, इनको मालूम होना ना, नहीं तो इन्हों हमारे पीछे रहते। अब आप ये बताओ, आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे मराठा भाइयों के पास 3 रूम के कमरे 20% लोगों के पास है। 2 रूम का घर 48% लोगों के पास है। 4 रूम का घर 8% लोगों के पास है। 5 से ज्यादा कमरे का घर 3% लोगों के पास है। मेरे पास क्या है? मेरे पास सेकुलरिज्म है, मेरे पास धोखा है। मेरे दादा को धोखा दिए, उनके बाप को दिए, मेरे बाबा को धोखा दिया, अब तुमको धोखा दे रहे हो। नौजवानों, कल मुस्तकबिल तुम्हारा होगा। तुमको अपना हक हासिल करना पड़ेगा। तुम्हारे वालिद ने तकालीफ उठाई, तुम्हारे दादा ने तकालीफ उठाई। हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया। हमने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। हमने संविधान को माना मगर जमहूरियत को माना। यह कौन सी जमहूरियत है कि आप मुझे गरीब रख रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपके सामने इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, कितने मुसलमान स्लम में रहते हैं? महाराष्ट्र की रिपोर्ट कह रही है 54% लोग स्लम इलाकों में रहते। और आपको मालूम, हमारे मराठा भाइयों के पास 76% मराठा भाइयों के पास टॉयलेट है। मुसलमानों के पास खाली 35%। ये डेटा है। मेरे को मालूम है कि कल के बाद हमारे मीडिया वाले
बल्कि आज शाम से शुरू कर देंगे कि शोलापुर में ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया। अरे थू है तुम्हारी बातों पर, कोई परवाह नहीं है। तुम जो लिखते लिखो, जो दिखाते दिखाओ, मेरी जबान को तुम रोक नहीं पाओगे। यह जुल्म है मेरे मुसलमानों से, यह जुल्म है मुझसे। तुम रिजर्वेशन नहीं देना चाहते, मगर जुल्म क्यों कर रहे मुझ पर? क्यों जुल्म कर रहे मुझ पर? और आपको मालूम, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने हर चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया हूं। अब आप देखो, क्या एक मुसलमान आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में? वो एक है, उन्हें बोल रहा मैं नहीं हूं, मैं हिंदू हूं बोल रहा हूं उन्हें। अल्लाह को मालूम उन्हें क्या है, आई डोंट नो। इधर भी है उधर भी है, उन्हें बिन पेंदे का लोटा है, उन्हें भी ऐसा है। और ये जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के बोलते अरे अरे नहीं मियां, उन्होंने आके बोल के चले जाते, उनका क्या है? अरे मैं आके बोल के नहीं जाता हूं, मैं ये तमाम हकीकत बयान कर रहा हूं। और अगर तुमको समझ में नहीं आया तो बुला लो, बैठ के बात करेंगे। अच्छा, एक मुसलमान आईएएस ऑफिसर नहीं है महाराष्ट्र में। आईपीएस ऑफिसर हमारे मराठा भाइयों के 28% आईपीएस ऑफिसर है मराठा भाई। कितने हैं? आपके कितने हैं? 1.9%। बजाओ थाली अब। 28% हैं। उनको रिजर्वेशन देने की बात ये तमाम, ये तीनों कर रहे हैं। ये अमर अकबर एंथनी की जोड़ी। हमको नहीं देंगे। गारत का गवाह भरता ही नहीं है उनका। 28% आईपीएस ऑफिसर। अच्छा, मंत्रालय में कितने हमारे मराठा भाई काम कर रहे हैं? 16.17%। यानी मराठा भाइयों की आबादी इम्तियाज साहब 33% है। यानी 33% आबादी हमारे मराठा भाइयों की है। आधे से ज्यादा आईएएस ऑफिसर हैं। 28%, 33% पॉपुलेशन, 28% आईपीएस ऑफिसर। आईएफएस कितने मालूम आपको? 18% है हमारे मराठा भाइयों के। आपके कितने हैं? नो, जीरो हैं आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी की तमाम बातें मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप कच्चा पीने का पानी भी ले लो। वैसे माशाल्लाह ये राष्ट्रवादी और ये कांग्रेस शोलापुर में कितने 5 दिन में एक बार पानी, रोज पानी आता आपको? आता फारूक? 5 दिन में एक मर्तबा आता। हाँ, रात में 1 बजे आता। और आता क्या? कितने दिन में आता? तो तुम दोबारा आने देंगे उनको बल्दिया इलेक्शन में? तुम आओगे इंशाअल्लाह ताला। जो पानी नहीं दिए, रिजर्वेशन नहीं दिए, वो घर में बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी ये देखो, आप पानी का भी लिखा हुआ है डेटा। अब तुमको मैं मोटर लगा के जा रहा हूं, ये डेटा दे के खींच, अब दबा के मोटर लगा और खींच अपना रिजर्वेशन। अब तुमको मोटर का काम करना है। अब तुम खामोश नहीं बैठोगे, लगाओगे मोटर। राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, मोटर ये देख खींच। ये काम करना है आपको। आपको मालूम कितना पानी मिलता? मराठा भाइयों के घर में 35% पानी का कनेक्शन आपके पास, मुसलमानों के पास। यानी पब्लिक टैप, पब्लिक सब मिला के कितना है बोलो? पब्लिक वाटर टैप 46%। अपने पास खाली हैंड पंप। बोरवेल 16% मराठा भाइयों को, यहां पे खाली 4%। आप बताओ मेरे भाई, आप बताइए फिर। अब आप, इसीलिए मजलिस ने इन तमाम बातों को महसूस किया और हमने यह फैसला लिया कि अब और इस पर इंतजार नहीं किया जा सकता।
हमको मुसलमानों के जो 50 बरादरियां हैं, जिनको हाई कोर्ट ने कहा कि इनको रिजर्वेशन मिल सकता है, मिलेगा। मराठा भाइयों को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इनका डेटा एम्पिरिकल डेटा नहीं है, इनका बैकवर्डनेस का, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का। आप देना है दो, आप, हम रोक नहीं रहे, मगर इंसाफ किससे होगा? इंसाफ ताकतवर से होगा या मजलूम से होगा? इंसाफ किससे होगा बताओ? इंसाफ ताकतवर से होगा, मजलूम से होगा? इंसाफ ताकतवर से होगा या कमजोर से होगा? इंसाफ तो कमजोर से होना चाहिए ना, इंसाफ तो मजलूम से होना चाहिए। ताकतवर को और ताकतवर करना ये इक्वालिटी नहीं है, कमजोर को ताकतवर के मुकाम पर लाना ये इक्वालिटी है, जिसका भारत की संविधान में बाबा साहिब अंबेडकर ने आर्टिकल फंडामेंटल राइट उसको बना दिया, राइट टू इक्वालिटी को। हम तो वही पूछ रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक करना था। 11 दिसंबर को चलो मुंबई का प्रोग्राम है, उसमें जरूर शिरकत करिए। अगर आप नहीं आ सकते तो उसके लिए दुआ करिए। और मैं ये महाराष्ट्र की सरकार से कह रहा हूं, ये अमरावती में जो तबाही और बर्बादी हुई ठीक नहीं हुआ। क्या कर रहे थे हुकूमत आपकी? कैसा किसी दुकानों को जलाया गया? किसने किया ये? चाहे किसी मजहब के मानने वाले की दुकान हो, क्या सरकार चला रहे हैं तुम लोग? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं आता? तुमको नहीं मालूम था कि गड़बड़ होगी? किसने जुलूस निकाला वहां अमरावती में? दुकानों को तशद्दुद के जरिए बर्बाद कर दिया गया। मंजलिस हमेशा से तशद्दुद किया है, मगर यह सरकार की जिम्मेदारी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद बातें आप तक पहुंचाना था। अभी तो यह स्टार्ट लिया हूं, फिर आऊंगा, मैदान में जलसा होगा, इंशाअल्लाह आधी बात करेंगे पूरी। मगर आपसे गुजारिश है कि मैंने जिन इन अहम बातों का जिक्र किया, सोचिए थोड़ी देर के लिए, यहां से एक फिक्र लेकर जाओ। याद रखो कि मुस्तकबिल आपका है, रिजर्वेशन मुसलमानों का हक है। और महाराष्ट्र की सरकार, ये तीनों पार्टियों की सरकार, अगर ये सेकुलरिज्म को, इक्वालिटी को मानते हैं तो इनको महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। नागपुर के असेंबली के सेशन में बिल लाओ और महाराष्ट्र के मुसलमानों से इंसाफ करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। एक खास कर ऐलान है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर शोलापुर के सभी पदस्थ अधिकारियों की जानिब से